फ्री होम डिलीवरी हो जाए। देश की राजधानी दिल्ली में पिज्जा की होम डिलीवरी करने वाले एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हो जाने के बाद हड़कंप मच गया। ये व्यक्ति पिछले कई दिनों से बीमार था, लेकिन इसके बावजूद ये घर घर जाकर खाना डिलीवर करता रहा। ये जरूर इसकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि बीमार होने के बाद भी आपकी तरह घर पर रहने का हक और मौका शायद इसके पास नहीं था। लेकिन अब इसके संपर्क में आए 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है और हो सकता है कि लॉकडाउन के दौरान घर का खाना खा खा कर आप भी शायद ऊब चुके होंगे और आज रात आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि इस दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके बाद हम कोरोना वायरस से जुड़ी एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। हमारे देश में खास विचारधारा के लोग चाहते हैं कि भारत इस महामारी के खिलाफ ये लड़ाई हार जाए। ये लोग कैसे, आपने देखा होगा, कभी देश पर थूकते हैं, कैसे कभी कोरोना फाइटर्स को निशाना बनाते हैं, हमारे डॉक्टर्स पर पत्थर फेंकते हैं, पुलिस वालों को घायल कर देते हैं। ये सब आप देख चुके हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे जो कोरोना वायरस के संदिग्धों को पुलिस से बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहा था। कैसे, और इसे आपने पिछले कुछ दिनों से अलग अलग न्यूज चैनल्स पर तबलीगी जमात का पक्ष रखते हुए भी जरूर सुना होगा इस शख्स को। लेकिन जी न्यूज के ऑपरेशन वायरस में खुद को मौलाना कहने वाले इस व्यक्ति ने यह दावा किया है कि इसने पिछले कुछ दिनों में कई जमातियों को निजामुद्दीन से भागने में मदद की। आज हम इसके दावों की पड़ताल करेंगे, क्योंकि अगर इनमें जरा भी सच्चाई है तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसके बाद हम महान अभिनेता चार्ली चैपलिन की बात करेंगे। आज चार्ली चैपलिन का जन्मदिन है। चार्ली को त्रासदी में हास्य ढूंढने के लिए जाना जाता है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप चार्ली चैपलिन से सीख लेकर कैसे संकट के इस दौर में भी अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में अगर आप अपनी मुस्कुराहट किसी के साथ शेयर कर लें और इस मुस्कुराहट को वायरल कर दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और ध्यान रखें कि इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज हम खुशियों पर चार्ली चैपलिन के 4 वचन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 826 नए केस सामने आए हैं और 28 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,759 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 420 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमित 1,515 मरीज ठीक हुए हैं। 17 राज्यों के 27 जिलों में पिछले 14 दिनों में किसी भी नए व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर नहीं। देश के 325 जिले ऐसे हैं जिनमें अब तक कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है। फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लगे रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। इसमें से 30,043 टेस्ट कल किए गए। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी की सुविधा देने वाली कंपनी बॉक्सेट के एक कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी बॉय ने पिछले कुछ दिनों में 72 परिवारों को पिज्जा की होम डिलीवरी की थी। संक्रमित होने के बावजूद ये डिलीवरी बॉय एक सोसाइटी में मौजूद मदर डेयरी पर भी गया था और अब इस मदर डेयरी को भी सील कर दिया गया है। पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉय थे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इस मामले में जोमैटो कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा है। जोमैटो ने एक बयान में कहा है कि इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए गए कुछ फूड आइटम्स की डिलीवरी जोमैटो के जरिए भी की गई थी, लेकिन यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन डिलीवरी के समय पर यह राइडर संक्रमित था या नहीं। जिस कंपनी बॉक्सेट ने यह पिज्जा डिलीवरी की थी उसने भी सफाई दी है कि सारी सावधानियां बरतने के बावजूद एक डिलीवरी पार्टनर संक्रमित पाया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कंपनी प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रही है। 72 परिवारों के अलावा डिलीवरी बॉय से मिलने वाले 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज को भी अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन कर दिया गया है।
दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने का खुलासा करने वाले जी न्यूज के ऑपरेशन वायरस का असर हुआ है। दिल्ली पुलिस स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना गुलाम सरवर के किए दावों की जांच करेगी। स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना गुलाम सरवर ने दावा किया था कि लॉकडाउन के दौरान उसने तबलीगी जमात के 15 लोगों को निजामुद्दीन इलाके से बाहर निकाला था। मौलाना का दावा है कि उसने जमातियों को निकालने के लिए कर्फ्यू पास का इस्तेमाल किया। स्टिंग में मौलाना सरवर ने यह अजीब दावा भी किया कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से कोरोना वायरस आया। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज महाराष्ट्र में है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2919 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 295 मरीज ठीक हुए। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 2043 हो गई है। मुंबई में आज 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। कोरोना से सिर्फ मुंबई में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में 86 लोग कोरोना संक्रमित हैं। यहां आज एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई। धारावी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 केस बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1578 हो गए हैं। यहां अब तक 32 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि 42 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 57 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन इलाकों में ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। केंद्र ने दिल्ली सरकार को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के आरोपियों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यह कार्रवाई हुई है। कोरोना से निपटने के लिए हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई हमला करे तो उसके खिलाफ एनएसए और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। मेडिकल टीम के साथ पुलिस को भी भेजने का निर्देश दिया गया है। इस बीच मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी पत्थरबाजी से बचकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि बाकी बचे दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा की सहायता से भी सब लोग चिन्हित हो गए हैं। उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन पुलिस द्वारा की जा रही है और कुछ लोगों को उसमें एनएसए के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने सरकार की कार्रवाई को सही बताया है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी डॉक्टर्स और स्टाफ है, उनकी सुरक्षा अगर हम नहीं रख सकते फिर आपको और हमको कैसे सुरक्षा वो प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए जो कठोर कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है वो अपनी जगह ठीक है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है। लॉकडाउन हटने के बाद फिर से वायरस फैलने लगेगा। राहुल गांधी ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। Is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you hit pause and stop the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. इस बयान के बाद बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास दूरदर्शी सोच की कमी है। कहीं बहुत जो स्पष्टता होनी चाहिए एक नीति निर्धारक में, उसका अभाव पूरी तौर पर दिख रहा था। फिर भी उन्होंने जो विचार दिए हैं मोटे तौर पर सभी विषयों की जानकारी सबको है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की सलाह दी है। इस पर आईसीएमआर ने कहा है कि देश में टेस्टिंग की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं।
दुनिया में इस समय कोरोना वायरस 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है और 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे बचने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी से हाथ ना मिलाएं और अपने घर और शरीर की साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें और कम से कम लोगों के संपर्क में आएं। इसी के लिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। लेकिन क्या इन सभी बातों का ख्याल रखने के बावजूद आपको कोरोना वायरस हो सकता है? और क्या लॉकडाउन में होने के बावजूद आपके घर में कोरोना वायरस की होम डिलीवरी हो सकती है? हम आपको आज डराना नहीं चाहते, लेकिन इसका जवाब है हाँ, ये सब कुछ हो सकता है। ऐसा संभव है और देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हुआ भी है। पिज्जा की होम डिलीवरी की वजह से दिल्ली के 72 परिवारों को क्वारंटीन करना पड़ा है। यानी अब इन सैकड़ों लोगों में सिर्फ इसलिए संक्रमण की आशंका बढ़ गई है क्योंकि जिस डिलीवरी बॉय ने इन घरों में पिज्जा की होम डिलीवरी की थी, उस डिलीवरी बॉय में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो गई है। यानी यह डिलीवरी बॉय पिज्जा के साथ साथ कोरोना वायरस की भी फ्री होम डिलीवरी कर गया। यह व्यक्ति पिछले कई दिनों से बीमार था, लेकिन इसके बावजूद यह घर घर जाकर खाना डिलीवर करता रहा। यह जरूर इसकी मजबूरी रही होगी, इसलिए हम यहां इसे दोष नहीं देना चाहते, इसे आपके सामने खलनायक नहीं बनाना चाहते। यह अपना काम कर रहा था, इसकी मजबूरी होगी, क्योंकि बीमार होने के बाद भी आपकी तरह घर पर रहने का हक और मौका शायद इस गरीब के पास नहीं होगा। और शायद नौकरी और पैसों की चिंता की वजह से ही बीमार होने के बावजूद ये व्यक्ति अपना काम करता रहा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद ये नहीं पता कि वो संक्रमित हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपसे गुजारिश ये है कि इस लड़के को, इस डिलीवरी बॉय को हम कोई दोष नहीं देना चाहते, आप भी इसे दोष मत दीजिए। लेकिन अगर आप भी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको ये विश्लेषण अपने पूरे परिवार के साथ आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ जाए। इसलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि ये दिल्ली में आखिर हुआ क्या। ये घटना दिल्ली के मालवीय नगर की है, जहां ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सुविधा देने वाली एक कंपनी बॉक्स 8 के एक डिलीवरी बॉय ने पिछले कुछ दिनों में 72 परिवारों को खाने की होम डिलीवरी की थी। डिलीवरी करने वाले इस व्यक्ति को पिछले कई दिनों से खांसी और बुखार था। इसके बावजूद यह व्यक्ति पिछले रविवार तक घर घर जाकर खाने की डिलीवरी करता रहा। इतना ही नहीं, 72 परिवारों के अलावा इस डिलीवरी बॉय से मिलने वाले 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज को भी अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन कर दिया गया है। जिस कंपनी बॉक्स 8 ने यह पिज्जा डिलीवर किया था, उसकी भी सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि सारी सावधानियां बरतने के बावजूद एक डिलीवरी पार्टनर संक्रमित पाया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कंपनी इस मामले में प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रही है। इस मामले में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा देने वाली दूसरी कंपनी जोमैटो ने भी अपना पक्ष रखा है। जोमैटो ने अपने बयान में कहा है कि इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए गए कुछ फूड आइटम्स की डिलीवरी जोमैटो के जरिए भी की गई थी, लेकिन यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन डिलीवरीज के समय पर यह राइडर संक्रमित था या नहीं। इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां दावे तो आपसे बहुत करते हैं, लगातार कहते हैं कि हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, आप हमसे खाना मंगाइए, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो फिर ये सारी कंपनियां बयान तो जारी करती हैं, अपना दुख भी जताती हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह देती हैं कि इसमें वो कुछ खास कर नहीं सकते, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पलेसनेस, ये दिखाती हैं। ये घटना हमें बताती है कि कोरोना वायरस के इस दौर में हमें कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वादिष्ट खाना सब लोग खाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में खाना नहीं बनाना चाहते। घर में आपके बच्चे भी होंगे जो जिद करते होंगे कि उन्हें बाहर का खाना खाना है। ये सब कुछ देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अगर ये घटना आपके साथ हो जाए तो आप सोचिए आपका क्या होगा। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा है कि इस डिलीवरी बॉय ने शायद पिछले दिनों किसी ऐसे व्यक्ति तक खाना पहुंचाया होगा जो खुद कोरोना वायरस से संक्रमित था, और यहीं से ये डिलीवरी बॉय भी संक्रमण का शिकार हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले आप ये सुनिए कि इस घटना पर स्थानीय प्रशासन और दिल्ली सरकार का क्या कहना है। पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं।
उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉय थे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। अभी तो फर्स्ट लाइन कॉन्टैक्ट इनके हैं जो पॉजिटिव टेस्टेड हैं उनके, और इन्होंने जहाँ तक डिलीवरी किया है अभी हमारी जो ऑर्डर्स हैं जो क्वारंटाइन का वो वहीं तक है। जो लोग सर इसके साथ में काम करते हैं उन लोगों को वही 17 लोग हैं वो सारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाल दिए गए हैं, और जो जिनको इन्होंने डिलीवर किया है उन सबको होम क्वारंटाइन में डाला हुआ, क्योंकि उनमें से कोई भी अभी सिम्टोमेटिक नहीं पाया गया है। बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं है कि जिससे कि हम ये कहें कि इनकी वजह से बहुत बड़ा संक्रमण फैल गया है, अभी वो नहीं है। हम पूरा वॉच कर रहे हैं और जैसे जैसे हमें आगे डेवलप होता है सिचुएशंस वैसे वैसे हम और भी डिसीजंस लेते जाएंगे। अभी तक हम यही कह सकते हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम भी यहाँ पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ आपको पैनिक में डालना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको सावधान करने का है, आपको सिर्फ ये बताने का है कि दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने विज्ञापनों में तो यही कहती हैं कि आप हमसे खाना मंगाइए, सामान मंगाइए, हम बहुत सुरक्षित हैं, हमारे लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम सारे एहतियात बरतते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर ये सारे लोग भी अपना पल्ला झाड़ देते हैं और असहाय बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे भी काबू में नहीं है। इसलिए यहाँ पर सावधानी आप ही को बरतनी है। यहाँ आपको इस मामले की गंभीरता समझनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती ने आज 72 परिवारों के जीवन को संकट में डाल दिया है। लॉकडाउन के दौर में लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर तो कर रहे हैं, लेकिन वो इससे जुड़ी सावधानियां नहीं बरत रहे। इसलिए आज आपको उन तमाम सावधानियों के बारे में भी जानना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑर्डर को सीधे अपने हाथ से ना छुएं। जब आपकी डिलीवरी आती है उसे अपने हाथ से ना छुएं, बल्कि डिलीवरी करने वाले से कहें कि वो सामान दरवाजे के बाहर रख कर चला जाए। अगर आप खुद डिलीवरी ले रहे हैं तो ऑर्डर लाने वाले से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा आपको कैश पेमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि नोटों के जरिए भी संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। जहां तक संभव हो आप पेमेंट ऑनलाइन करें। यह आपके और खाना डिलीवर करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो डिलीवरी बॉय है वो ही आपके घर में कोरोना वायरस लेकर आए, आपसे भी उसे हो सकता है। इसके अलावा जब आप खाना घर के अंदर लाएंगे तो उसे एक ही व्यक्ति हाथ लगाए, सब लोग हाथ ना लगाएं। पैकिंग से बाहर निकालने के बाद खाने को घर के बर्तनों में पलट दें और फिर सबसे पहले कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ धोएं और ध्यान रखें कि इस दौरान आप अपने नाक, मुंह या आंखों को ना छुएं। जाहिर है आप में से कुछ लोग ये सावधानियां बरत भी रहे होंगे, जबकि कुछ लोग लापरवाही के जरिए अपने अलावा दूसरों का जीवन भी संकट में डाल रहे होंगे। दिल्ली में ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी कैसे 72 परिवारों पर भारी पड़ गई, आपको ये समझाने के लिए हमने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कैसे एक व्यक्ति से हुई गलती पूरे समाज को बीमार कर सकती है। घूमता है तो उसमें एक व्यक्ति की गलती से सैकड़ों जीवन संकट में आ जाते हैं। दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर में भी ऐसा ही हुआ, जहां कोरोना से संक्रमित एक डिलीवरी बॉय ने 72 घरों में खाना पहुंचाया। 17 साथी कर्मचारियों से मिला और अब 89 लोग इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उन्हें भी संक्रमण तो नहीं हो गया है। जिन इलाकों में इस व्यक्ति ने डिलीवरी की वहां निगरानी रखी जा रही है। जिस मदर डेयरी पर यह गया उसे भी बंद करके उसे सैनिटाइज किया जा रहा है, और जिस रेस्टोरेंट से ये खाना आया था उसे भी सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस शॉप पर यह डिलीवरी बॉय काम करता था उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देखिए कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम यहाँ पर पहुँची है और ये जो शॉप है जहाँ पर ये काम करता था उसको पूरा का पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। ये सैनिटाइजर के साथ ये मशीन यहाँ पर आई और खासकर उस जगह को और इस पूरे इलाके को आप देखिए 2-2 मशीनें यहाँ पर है। एक
साउथ दिल्ली की कॉरपोरेशन की मशीन है, एक दिल्ली सरकार की ये जापानी तकनीक की मशीन है, ये भी यहाँ पर पहुंची है। आज हमने इन डिलीवरी करने वालों से भी ये समझने की कोशिश की कि इन्हें इनकी कंपनियों ने क्या क्या सुविधाएं दी और क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। हम सब रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे से वहाँ से पिकअप लेके उसके बाद फिर जो कस्टमर है कस्टमर की गेट तक सोसाइटी तक जाते हैं और गेट पे रख देते हैं, वहाँ से कस्टमर कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग जब रेस्टोरेंट से सामान उठाते हो या फिर ग्लव्स वगैरह आप लोगों के लिए किस किस चीज़ों का ध्यान रखा है कंपनीज वगैरह ने, आपको क्या क्या कहते हैं? हमारे कंपनी ने ग्लव दिए, सैनिटाइजर दिए हैं और मास्क दिए हैं, और जब हम किसी कस्टमर को देते हैं तो उसके बाद कस्टमर को दे के अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं। सैनिटाइज करते हैं और दरवाजे पर ही छोड़ के आते हैं, और पेमेंट किस तरीके से करते हैं? पेमेंट वो ऑनलाइन होते हैं उनका, ऑनलाइन बाई चांस कोई हो जाता है कैश कलेक्ट करने होते, नहीं तो ऑनलाइन ही करते हैं। संकट के इस दौर में कुछ लोग अपनी और दूसरों की जान की परवाह करते हुए सावधानियां बरत रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अब भी कोई खतरा नहीं मान रहे। डिलीवरी बॉय पहुंचे हैं और अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरीके के अगर पैकेट डिलीवरी बॉयज़ लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि आप जो पेमेंट करें इसके लिए वो आप ऑनलाइन पहले ही कर चुके हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इंश्योर करते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या स्टेप लेते हैं जब इस तरीके के पैकेट आपके पास घर पे आते हैं? जी, मैं ऊपर जाके सबसे पहले सैनिटाइज़र यूज़ करूँगा। सैनिटाइज़र से इसको अच्छे से बाहर से पैकेट को सैनिटाइज करके अंदर खोलूँगा, उसके बाद अंदर से भी जो पैकेज होगा इसका उसको भी सैनिटाइज कर दूँगा। तो आप ये कोशिश करते हैं कि इसको खाने को गर्म कर लिया जाए और उसके बाद जो ये बॉक्स है उसको भी अच्छे से डिस्पोज किया जाए क्या? उसको डिस्पोज करने के लिए भी पहले सैनिटाइज़र में डाल के एक्चुअली जब मैं सब्जियाँ वगैरह लेकर आता हूँ उसको भी मैं पहले हॉट वाटर, थोड़ा वार्म वाटर करके उसमें नमक डाल के उसमें बॉईल कर लेता हूँ सब्जियों को। एंड इसके लिए भी जो पैकेट है इसका स्पेशल एक्स्ट्रा डस्टबिन रख रखा है, उसमें डालता हूँ सारा पैकेट। आज हमने डॉक्टर्स से भी ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऑनलाइन खाना या सामान मंगाने के खतरे क्या हैं और कैसे सावधानी बरतते हुए इन खतरों से बचा जा सकता है। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि जैसे ही आपकी सोसाइटी या घर में कोई अपरिचित आता है तो खतरा तो बढ़ ही जाता है। किसी को भी बाहर से अगर हम घर के अंदर घुसने देते हैं तो एक रिस्क तो है, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे आपके वो ड्राइवर हो, मेड्स हो, कोई भी हो, एक रिस्क तो है। और जितना अननोन बंदा होगा और जितना वो कई लोगों के घर जा रहा है, कम्युनिटी में जगह जगह जा रहा है, रिस्क उतना बढ़ जाता है। जो डिलीवरी पैकेजेस आते हैं या कुरियर्स आपको कोई सामान डिलीवर करता है तो उन बॉक्सेस पे वायरस का सर्वाइवल बहुत पुअर है, और खासकर अब जैसे दिल्ली का टेम्परेचर देखें 40 डिग्री टच कर गया है, तो हम जो भी कहें कि इस वायरस से टेम्परेचर को इफेक्ट होगा या नहीं होगा, बाहर के बॉडी के अंदर एक बार वायरस चला जाए तो बाहर के तापमान से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाहर पैकेज पे, ड्रॉपलेट्स पे हम वायरस के सर्वाइवल की बात करते हैं तो वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर से ज़रूर इफेक्ट होता है, और जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना पैकेट्स पे, पैकेजेस पे, कार्डबोर्ड पे, एक्सटर्नल सब ऑब्जेक्ट्स पे, ड्रॉपलेट्स में वायरस का सर्वाइवल कम होता जाएगा। तो इसलिए उसके बाद मैं कहूँगा रिस्क ना के बराबर है। आप अपना हैंड वॉश रखिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहन के रखिए और जितनी प्रिकॉशंस अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये कहना कि आप अपने आप को कमरे के जेल के अंदर बंद कर लें, खाना पीना बंद कर दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तो सबसे अच्छा यही है कि आप घर पर ही स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाएं और उसे अपने पूरे परिवार के साथ खाएं। लेकिन अगर आप बाहर से खाना या सामान मंगाना भी चाहते हैं तो इससे जुड़ी सावधानियां तो आपको बरतनी ही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां हम इन तमाम कंपनियों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये कंपनियां एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके तहत इन डिलीवरी बॉयज के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके, जांच की जा सके और इन्हें ऐसे सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं जिनकी मदद से ये खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचा सके। विज्ञापनों में सावधानी बरतने के दावे करने से ही सब कुछ नहीं होता। जरूरी मानकों को अपनाने से ही लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। इसलिए जितनी भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनियां हैं, इन सब को ये एहसास इस बात का होना चाहिए कि वो कितने सारे लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं अगर उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। खाने के पैकेट पर भी कोरोना वायरस जीवित रह सकता है और इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जिन पर कोरोना वायरस काफी समय तक जीवित रहता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक नई स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है या जब खांसता है तो इसकी वजह से छोटी छोटी बूंदें यानी ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं। इन ड्रॉपलेट्स को आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये हवा में 6 फीट तक की दूरी तय कर सकते हैं और इनमें मौजूद वायरस से
30 मिनटों में कोई और व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है और कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा इसी वजह से फैलता है। किसी कार्डबोर्ड की सतह पर यह वायरस करीब 24 घंटे तक मौजूद रह सकता है। कार्डबोर्ड पर 24 घंटे, यानी आपके घर में अगर कोई कुरियर या कार्डबोर्ड की पैकिंग में कोई सामान आता है तो आपको उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस पर 24 घंटे तक यह वायरस ठहरता है। खतरे को कम करने के लिए आपको पहले इन चीजों को सैनिटाइज करना चाहिए, फिर अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोने चाहिए। इसी तरह बाजार में खरीदारी के समय मिला कोई नोट, उस नोट पर भी कम से कम 24 घंटे तक वायरस रह सकता है और इससे बचने के लिए आपको डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और करेंसी नोट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जहां तक संभव हो। प्लास्टिक पर और स्टेनलेस स्टील की सतह पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा देर तक यानी 72 घंटों तक जीवित रहता है। आपका मोबाइल फोन, आपके घर में रिमोट कंट्रोल, पानी की बोतल और आपकी कार या बाइक के ज़्यादातर हिस्से प्लास्टिक से बने होते हैं। खाने की डिलीवरी भी ज़्यादातर प्लास्टिक के बैग्स में ही आती है और आप एटीएम से पैसा निकालते हैं जब, तो उसके ज़्यादातर हिस्से भी प्लास्टिक या फिर स्टील से बने होते हैं। इसी तरह आपके घर में मौजूद बर्तन, बसों में या मेट्रो में या गाड़ियों में यात्रियों के लिए बने पिलर्स या यहाँ तक कि सिक्के भी स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, यानी इनसे भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। या उस तरह की जो धातु होती है, कई सिक्के जो होते हैं वो दूसरे धातु से बने होते हैं, लेकिन उस पर भी कोरोना ठहरता है। कॉपर यानी तांबे की सतह पर यह वायरस सिर्फ 4 घंटे तक मौजूद रहता है। हालांकि डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, उससे ऐसी वस्तुओं की सतह पर वायरस का ज्यादा देर तक जीवित रहना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन डिलीवरी लेते समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो हो सकता है आपने पहले भी देख लिया हो, लेकिन देखकर आप भूल गए होंगे। ये वीडियो देखकर आप कोरोना वायरस के फैलने की क्रोनोलॉजी समझ जाएंगे। हालांकि ये वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन लापरवाही के मामले ये बताते हैं कि आपने इस वीडियो को पहले ध्यान से देखा नहीं था, इसलिए आपको ये वीडियो आज एक बार फिर से देखना चाहिए, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए। और जब बात पिज्ज़ा की हो ही रही है तो हम आपको इससे जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी आज बताना चाहते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि पिज्ज़ा इटली की देन है, लेकिन आज हम आपको इस दावे की सच्चाई भी बताएंगे। फिलहाल इटली कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह इटली में कोरोना वायरस चीन से पहुंचा था, उसी तरह करीब 800 वर्ष पहले इटली में पिज्ज़ा भी चीन से ही पहुंचा था। माना जाता है कि चीन में आटे से तैयार किए गए पिज्ज़ा के आकार की एक डिश बनाई जाती थी और ये डिश चीन में स्ट्रीट फूड के तौर पर बहुत लोकप्रिय थी। लेकिन 800 वर्ष पहले जब इटली के एक बड़े व्यापारी मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की, तो उन्हें चीन में बनाया जाने वाला ये पिज्ज़ा बहुत पसंद आया और इटली वापस जाकर उन्होंने ऐसे कुक्स की तलाश की, ऐसे रसोइयों की तलाश की जो ये पिज्ज़ा बना सके। हालांकि कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी दुनिया में पिज्ज़ा जैसा खाना 12,000 वर्षों से बनाया जा रहा है और ये विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक पिज्ज़ा का श्रेय इटली को ही जाता है, क्योंकि आज जो पिज्ज़ा पूरी दुनिया में मशहूर है उसे 18वीं शताब्दी में पहली बार इटली के नेपल्स में बनाया गया था। अब पिज्ज़ा भले ही कहीं से भी आया, लेकिन अगर ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए आपके घर में आ रहा है तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। कोरोना वायरस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है। यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि कब संक्रमण के मामले 1 से बढ़कर 1,000 हो जाएंगे और कब 1 से 10,000 और फिर 10,000 से 1 लाख।
भारत में संक्रमण के पहले 100 मामले होने में 44 दिन लग गए थे। इसके बाद 31 दिन में संक्रमण के मामले 10,000 के पार हो गए। अब हम आपको पूरी दुनिया का आंकड़ा दिखाते हैं। यह आंकड़ा भी बहुत डरा देने वाला है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 20 लाख के पार हो चुके हैं। पहले 10 लाख मामले आने में 137 दिन लगे थे, लेकिन इसके बाद 10 लाख अतिरिक्त जो दूसरे 10 लाख मामले आए हैं उनमें सिर्फ 13 दिन लगे। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। पहले 10 लाख मामले आने में 137 दिन लगे और फिर 10 लाख से 20 लाख पहुंचने में सिर्फ 13 दिन लगे। पहले 10 लाख 137 दिन और दूसरे 10 लाख सिर्फ 13 दिन में। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तेजी से फैलता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि भारत में उतने कोरोना टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं जितने टेस्ट होने चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि ज्यादा टेस्ट नहीं होने की वजह से ही संक्रमण के मामले आपको कम दिखाई देते हैं। ज्यादा टेस्ट करने लगेंगे तो ये मामले बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल आंकड़ों के सामने ये नहीं टिकते। भारत में अब तक करीब 2,90,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिनमें 12,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी भारत में कुल टेस्ट के हिसाब से 4% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से यह आंकड़ा 4 से 5% के दायरे में ही है। कोरोना टेस्टिंग के मामले में अगर दूसरे देशों से हम भारत की तुलना करें तो जापान में औसतन 11.7 व्यक्तियों का टेस्ट करने पर एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है। इटली में 6.7 व्यक्तियों का टेस्ट करने पर एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है। अमेरिका में औसतन 5.3 व्यक्तियों का टेस्ट करने पर एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है। ब्रिटेन में औसतन 3.4 व्यक्तियों पर एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है। लेकिन भारत में 24 टेस्ट होते हैं तब एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है। यहां आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी सिर्फ उन्हीं लोगों के टेस्ट हो रहे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा संदेह होता है। अगर इन टेस्ट में 24 में से सिर्फ एक व्यक्ति में ही कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है तो फिर सबके टेस्ट करने का कोई तुक नहीं बनता। वैसे भी भारत 135 करोड़ लोगों का देश है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में टेस्ट नहीं किया जा सकते, ना ही हमारे यहाँ इतने टेस्टिंग किट्स हैं। इस समय हमारे देश में एक टेस्टिंग किट बहुत कीमती है और उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी व्यक्ति पर संक्रमण का संदेह होने के बाद ही टेस्ट किए जाते